तो आज की इस वीडियो में जो भी लिखा हुआ रहेगा उसे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो और उसे मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। तो आप एक पंछी को बाकी के जीवों से अलग कैसे पहचान सकते हो? तो एक पंछी में 2 पैर, 2 पर और पंख और एक चोंच होती है। तो ये बाकी के जीवों में आप नहीं देख सकते, बट ये सिर्फ एक पंछी में ही देखा जा सकता है। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, जो है कि हम कहाँ पंछियों को ढूंढ सकते हैं। तो इसका जवाब है हर जगह। आप जंगल में जाओगे आपको पीकॉक, हॉर्नबिल, बार्बेट जैसे पंछी दिखेंगे। आप वेटलैंड्स में जाओगे आपको प्लोवर, सैंडपाइपर, फ्लैमिंगोस जैसे पंछी दिखेंगे। आप अगर शोर यानी कि किनारे पे जाओगे समंदर के, तो आपको गर्ल्स, टर्न्स और ऑयस्टर कैचर्स जैसे भी पंछी दिख सकते हैं। जैसे कि आवास बदलते जाएगा यानी कि हैबिटेट, वैसे ही विविध स्पीशीज़ यानी कि जातियों के पक्षी आप देख सकते हो। तो मान लेते हैं आपको एक विशिष्ट प्रकार की जाति के पंछी को ढूंढना है। तो यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर का, जिसे कि हम स्वर्गीय नर्तक के नाम से भी जानते हैं। तो आपके पहले तो आप पंछी को जानिए कि आपको ये पंछी कहाँ मिलता है। तो आपका ये पंछी जंगल में मिलता है, तो जंगल में ये कहाँ मिलेगा? इतने बड़े जंगल में आप उसको कहाँ ढूंढोगे? तो वो एक इंसेक्टिवोरस बर्ड है, यानी कि उसके नाम के आगे फ्लाई कैचर लिखा गया है, यानी कि वो कीटक खाने वाला जीव है। तो आपके जंगल में कीटक कहाँ मिलेंगे? जैसे कि बटरफ्लाई गार्डन्स और झीलों के पास मिलेंगे। और उसके अलावा आप इसको उसके नेस्टिंग साइट पे भी ढूंढ सकते हो, जैसे कि बुशेस और बाम्बूस के कुछ पैचेस हो गए। आप उसके कॉल्स याद कर सकते हो, यानी कि उसका जब भी आवाज़ आए तो आप उसकी तरफ ध्यान दे सके। तो हुआ पंछियों को देखने के बारे में, पर आपको बर्ड वॉचिंग करते समय कुछ एथिक्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप कभी कॉल प्लेबैक ना करें पंछियों को देखने के लिए, उससे बर्ड स्ट्रेस में जा सकता है अगर वो अपने ब्रीडिंग सीज़न में हो तो। या फिर उसके नेस्टिंग के पास जाके फ़ोटो ना खींचे, या फिर पंछी का उड़ते हुए फ़ोटो चाहिए उसके लिए आप उस पर पत्थर मार के उसको उड़ाने की कोशिश ना करें। बर्डिंग करते समय शांत रहे, उसके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय ना करे फ़ोटोज़ के लिए। और ऑलवेज़ कैमोफ्लेज या फिर नेचर कलर्स के ही क्लोथ्स पहने, ताकि वो ब्राइट कलर के क्लोथ्स देख के आपको भाग ना जाए। तो आते हैं इक्विपमेंट्स की तरफ। तो इक्विपमेंट्स में बहुत टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला आता है कैमरा। कैमरा में आप अब बहुत अलग अलग कैमरे हैं, डीएसएलआर, प्रोज्यूमर, कॉम्पैक्ट। तो डीएसएलआर जो होता है बहुत महंगा कैमरा होता है, जो कि आपको एक क्वालिटी पिक्चर्स दे सकता है। जो प्रोज्यूमर होता है वो बहुत अच्छा एक ज़ूम कैमरा देता है, जिसको आप लो बजट में बहुत एक अगर ज़ूम कैमरा लेना चाहते हो तो आप प्रोज्यूमर के लिए जा सकते हो, बट आपको उसमें थोड़ा क्वालिटी पिक्चर्स कम मिल सकता है। और कॉम्पैक्ट कैमरा आपको एक नॉर्मल बर्डिंग के लिए यूज़ हो सकता है। और फिर आते हैं बाइनोकुलर्स की तरफ। तो बाइनोकुलर्स में भी 2 टाइप के बाइनोकुलर्स होते हैं, ज़ूम प्रिज्म और फोटो प्रिज्म। वैसे तो ये दोनों ही बाइनोकुलर्स बेस्ट होते हैं, बट एक क्लियर एंड क्रिस्पी व्यू के लिए आप ज़ूम प्रिज्म के बाइनोकुलर्स के साथ जा सकते हो। बट ये ज़ूम प्रिज्म के बाइनोकुलर्स पोलो प्रिज्म के बाइनोकुलर्स के मुकाबले थोड़े महंगे भी होते हैं। और सेकंड थिंग जो आपको देखनी है बाइनोकुलर्स खरीदते वक्त, वो है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बाइनोकुलर्स का 8x/40 या समथिंग होना चाहिए, और या फिर 10x/40 या उसके अबाव। 8x जो है उसका मैग्नीफिकेशन होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है। और सेकंड नंबर जो है 42, वो उसका डायामीटर होता है, यानी कि वो कितनी लाइट इनटेक करेगा और आपके जो व्यू देखने वाले हो उसमें कितना लाइट रहेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड है। 8x जो है वो फॉरेस्ट बर्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फॉरेस्ट बर्ड बहुत करीब रहते हैं और बुशी भी रहता है। और 10x जो है वो वेटलैंड शोर बर्ड्स, जो बहुत बर्ड्स दूर रहते हैं उनकी तरफ पहुंचना बहुत मुश्किल रहता है, ऐसे बर्ड्स के लिए बेस्ट रहता है। के ऊपर का जो ज़ूम रहेगा रेंज, अगर आप उसके लिए जाते हो तो आपका इमेज जो आपको दिखने वाला है आंखों के थ्रू, वो शेकी हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अनस्टेबल ज़ूम रहेगा। वो तो यूज़र के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो बाइनोकुलर्स कितने अच्छे से यूज़ कर सकता है। फिर आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक लॉन्ग रेंज बर्डिंग डिवाइस है, जिसे बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। और फोर्थ है हाइड आउट। हाइड आउट अगर आपको स्टेशनरी बर्डिंग करनी है एक ही जगह पे रुक के, तो आप हाइड आउट्स का भी यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ है नोटबुक, आपके बर्डिंग के लिस्ट को बनाने के लिए कि आपने कितने बर्ड्स देखे, उनका बिहेवियर नोट्स करने के लिए। और सिक्स्थ है फील्ड गाइड, ताकि आप बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकें।
फिर हम आते हैं एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स की तरफ, जो एक सिटीज़न साइंस प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया जाता है। तो पहला है मर्लिन। मर्लिन एक बेस्ट ऐप है जिसमें आप बर्ड फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, कॉल आइडेंटिफिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हो। सेकंड है ई बर्ड। ई बर्ड में आप अपनी खुद की बर्ड लिस्ट बना सकते हो बर्डिंग करते समय। फिर आप किसी की बर्ड लिस्ट में अगर किसी ने यूनिक बर्ड देखा हो तो वो जान सकते हो, कौन से बर्ड्स कहाँ कहाँ दिखते हैं, कौन से सीज़न में दिखते हैं, वो जानने के लिए एक बेस्ट ऐप है ई बर्ड। थर्ड एंड फोर्थ ऐप है आई नेचुरलिस्ट और इंडियन बायोडाइवर्सिटी पोर्टल। तो इन दो ऐप्स पे आप बर्ड्स के साथ इतर एनिमल्स के भी रिकॉर्ड्स डाल सकते हो। तो इन सब ऐप्स एंड वेबसाइट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और इन ऐप्स और वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है इसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। Since we all have been at home due to COVID situation, I hope you guys are doing well. I thought sharing gallery birding tips rather than on field birding. I will surely make another video on birding in various habitats, but for now it's not possible due to COVID. So only watching the bird is not important, but also understanding them is too important. If you watch any bird from your gallery, always watch what the bird is doing, like they are feeding on something or preening, roosting, calling from some particular perch or from particular place, or observe anything like that stuff. Like I observe only early in the morning before sunrise, only three birds show their activity, which are quail, fantails, and crows. After sunrise or when it starts to light, other birds start to show their activity. And the importance of gallery birding is you actually don't know what's happening outside. You think that there are only common birds and don't observe at all. Just because they are common birds and you never try to understand them, then it's the worst part of the bird. So I will be sharing the common birds and uncommon birds list I saw during the first lockdown, and also some pictures and videos. Do watch it.